हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से आपका स्वागत करते हैं और आई होप कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में आपने 2 टॉपिक के विषय में जाना होगा, समझा होगा, और उसमें आपको जो हमने बताया था वो सिटीजनशिप के बारे में था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में था। 18 क्वेश्चन लगभग थे और उससे आप कई क्वेश्चन और भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पर आपको बताया गया था और आशा यही कर सकते हैं कि आपको वो बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। अब आज फिर एक बार नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और चर्चा करना चाहते हैं। हमारी मंशा यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और गहराई पूर्वक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दिया जाए। और आज का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, टॉपिक भी बेहतर है। और आपने सुना होगा डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से और फंडामेंटल ड्यूटी से, मौलिक कर्तव्य से लगभग 20 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन और जिस पर चिंतन और मनन करके बनाए गए हैं। और उस क्वेश्चंस पर हम लोग आज विस्तार से कॉन्सेप्ट के हिसाब से चर्चा करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम तक लेके जाएंगे, सफल बनाएंगे। बस आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की बात है, सोचने और समझने की बात है। तो आइए जुड़ा जाए और उस क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो राज्य के निष्पक्ष सिद्धांत है और दूसरा जो टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है। इससे रिलेटेड 18 क्वेश्चन है और सामने आ रहे हैं और आप आइए, जुड़िए और देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है और यहाँ से पूछ रहा है। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, जानना चाहिए भी, कि राज्य के जो नीतिशक तत्व है, जो डीपीएसपी है, वो पार्ट कितने में है। तो पार्ट 4 में है, भाग 4 में है। और आर्टिकल से अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 36 से लेकर 51 तक है। और जिसका जो प्रावधान है वो प्रावधान कहाँ से किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा कि आयरलैंड से है, आयरलैंड से है, आयरलैंड से। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में पहली बार नीतिशक सिद्धांत को किस देश ने अपनाया था, तो सबसे पहली बार आयरलैंड से भी पहले स्पेन ने अपनाया था। तो स्पेन में इसकी चर्चा हुई, स्पेन के बाद फिर आयरलैंड में इस पर चर्चा हुई, लागू किया गया और फिर उसके बाद भारत ने आयरलैंड से इसे लिया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि राज्य के नीतिशक सिद्धांतों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमारे संविधान विशेषज्ञ को ये पता था कि सारे संसाधन, जो सारे सोर्सेज हैं स्टेट के, तो जो सारे संसाधन हैं उन्हें मौलिक अधिकारों में शामिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, संसाधन कम है। और अगर मौलिक अधिकार से जोड़ दिया जाता तो जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता। तो हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के संसाधन का स्वयं यूटिलाइज कर सकता था। तो इसलिए इसमें नीतिशक तत्व को लाया गया है ताकि नीतियां बना करके और नीतियों के तहत जो आर्थिक असमानता है, जो राजनीतिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, उसको दूर किया जाए और कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए। तो सामाजिक न्याय को लेकर, आर्थिक न्याय को लेकर नीतिशक तत्वों को लाया गया है और इसका मेन मकसद यही है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए। अब देखिए, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट तभी होगा जब व्यक्ति का कल्याण होगा। अगर व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा तो फिर राज्य का कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसको लाने के पीछे लोगों की मंशा थी, किसके द्वारा, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए नीतिशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और ये आप कह सकते हैं शासन का बेस है। अगर शासन का बेस या शासन की जो आधारशिला है वो किससे जुड़ी हुई है, तो नीतिशक तत्वों से जुड़ी हुई है। और ये किसको दिया गया है,
तो राज्य को दिया गया है और ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, अवाध योग्य है। इसका न्यायालय में लागू कराना लगभग नामुमकिन सा है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी आर्थिक असमानता थी, जो सामाजिक असमानता थी, उसी को दूर करने के लिए लाया गया है और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। अब इसको यहाँ पर विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या निषेध तत्वों में शामिल है। तो सभी को आजीविका के अवसर है, तो सभी को आजीविका का जो अवसर है इसको 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। तो 39A में दिया गया है, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, पद अगर एक है तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको एक जैसी सैलरी का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी आप बताएंगे 39A में या 39 का कह सकते हैं। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात हो रही है, तो आप बताएंगे ये जो कुटीर उद्योग है ये किस आर्टिकल में दिया गया। इसमें गांधीवादी विचारधारा है, जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना भी इसके थ्रू आ जाता है, ये 43 में दिया गया है। और मातृत्व सुरक्षा, जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना या आप कह सकते हैं प्रसूति सहायता, अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो 5,000 रुपये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मिला करके 2017 से जननी सुरक्षा योजना के तहत वो दिया जा रहा। तो जननी सुरक्षा योजना किस आर्टिकल में है? 42 में है। तो 39 से या 39A का या 43 या 42 ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मामला है जो निषेध तत्वों में शामिल नहीं है। तो इसमें आप कह सकते मतलब कौन सा ऐसा विषय है जो निषेध तत्वों में शामिल है। तो पहला भी शामिल है, दूसरा भी शामिल है। सबको अपने जीविका का अवसर प्राप्त होता है, सबको खाने कमाने का अधिकार है। और अगर मान लीजिए पद एक है तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, किसी जाति का हो, सैलरी तो ऐसे ही मिलेगी। छोटे छोटे कुटीर उद्योग की बात हो रही, जीविका कमाने की बात हो रही है, 43 में है। जननी सुरक्षा योजना 42 में है। तो ये चारों सही है। तो इसका जो हो जाएगा थर्ड, उपयुक्त सभी, ये चारों जो है आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए आप यहाँ प्रावधान कर सकते हैं। तो इसका थर्ड है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और भारतीय संविधान में राज्य के निषेध सिद्धांत, भारतीय संविधान में राज्य के निषेध सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत महत्व के हैं। देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, बिल्कुल है। जो नीतियां बनाई जाती है राज्य सरकार के द्वारा, तो राज्य सरकार की नीतियों की वजह से ही तो लोगों का कल्याण होता है। अगर राज्य सरकार की नीतियां नहीं बनाई जाएंगी तो नीतियों से किसी का भी कल्याण होगा ही नहीं। जब नीतियां ही नहीं होंगी तो कल्याण कहाँ से होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो शासन का बेस है, जो उसकी इम्पोर्टेंसी है, वो राज्य का निषेध सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। पहला तो सही हो गया। किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, बिल्कुल सही है। जो राज्य की नीतियों के दायरे में नहीं है तो उसे राज्य द्वारा, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे हर व्यक्ति नौकरी कर नहीं सकता है, राज्य सरकार के द्वारा नीतियां बना दी जाती हैं, परीक्षा करा ली जाती है, तो नीतियों के दायरे में जो आता है उसे जॉब मिलता है, जो नीतियों के दायरे में नहीं आया उसे जॉब नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो सरकारी नीतियां होती हैं वो सबके लिए लगभग एक समान होती हैं, लेकिन जो नीतियों के दायरे में आया उसे मिला, जो नीतियों के दायरे में नहीं आया उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिलाया नहीं जा सकता है। तो किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ये भी सही है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान, बिल्कुल सही है। राज्य का कर्तव्य है कि उनका सम्मान किया जाए विधि निर्माण में, ये भी सही है। तीसरा भी सही है। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि राज्य के सिद्धांत में कौन सा सही है। तो इसमें पहला भी सही है, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा, ये भी सही है। राज्य का कर्तव्य विधि निर्माण में उनका सम्मान, इसका डी हो जाएगा। सभी सही है, डी, इसका डी होगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि
राज्य के निषेध तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। तो इसमें कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो आर्टिकल 37 ये कह रहा है कि ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है न्यायालय द्वारा। और 45 में जो दिया गया है, तो 45 में पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क सहायता की बात की गई थी, लेकिन अब इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। और अब आप ये कह सकते हैं कि 6 वर्ष पूर्व के बच्चों की 6 वर्ष पूर्व के बच्चों की पोषण की व्यवस्था, 6 वर्ष पूर्व के बच्चों की पोषण की व्यवस्था। तो आर्टिकल 45 में अगर पूछा जाए क्या दिया गया है, तो आप बताएंगे जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार है, उन्हें पौष्टिक आहार लेने का अधिकार है, राज्य सरकार को टीकाकरण कराने का वहाँ पर अधिकार दिया गया है। तो ये 45 में पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात थी, हटा दिया गया है। अब इसकी जगह पर 6 वर्ष पूर्व के बच्चों के पोषण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 40 में आप बताएंगे, 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात है, गांधीवादी विचारधारा है। और जो 42 में दिया गया है ये प्रसूति सहायता है, जननी सुरक्षा योजना है। प्रसूति सहायता, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए सहायता दिया जाता है, जननी सुरक्षा योजना इसी के तहत आ जाएगी, जननी सुरक्षा योजना। तो हमने एक एक आर्टिकल के बारे में जस्टिफाई किया है। 40 में ग्राम पंचायत है, 42 में जननी सुरक्षा योजना है, 37 में कहा गया है कि निषेध तत्व राज्य द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, और 45 में 6 वर्ष पूर्व के बच्चों के पोषण की व्यवस्था है। हालांकि इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है, ये प्रावधान है कि राज्य के निषेध तत्वों में न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, नहीं ले जाया जा सकता है, अबाध योग्य है। तो ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 37। तो 37 में ये कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की बात है। तो जैसे आप देखते होंगे राज्य सरकारें जो भी हैं, एक चीज़ तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सारे राज्य सरकारों का शासन एक तरीके से होता है या नीतियां एक तरीके से लागू होती हैं, या सारे राज्यों की नीतियां अलग अलग होती हैं। तो आपको बता दें कि सारे राज्य सरकारों की नीतियां एक जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। जिसका जैसा संसाधन होता है उसी संसाधन के आधार पर राज्य सरकारें नीतियां लागू करती हैं। और इसीलिए केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सारे राज्य सरकार की नीतियां एक जैसी नहीं होंगी, सारे राज्यों की नीतियां अपने संसाधन के हिसाब से होंगी, लेकिन हाँ सारे राज्यों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से नीतियां बनाई जाए जिससे गरीब से गरीब लोगों तक उनके संसाधन पर पकड़ पहुंच सके, जो आर्थिक असमानता है उसको कम किया जा सके। तो जो भी राज्य सरकार की नीतियां होती हैं उसमें गरीबों के कल्याण के लिए ही नीतियां बनाई जाती हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे वो दिव्यांगों की बात हो, चाहे पशुपालन की बात हो, चाहे कुटीर उद्योग की बात हो। तो जो भी राज्य सरकार करती है उसके दिमाग में ये बात जरूर रहता है, सरकार के विचार में जरूर रहता है कि जो भी हम नीतियां बनाए उसका असर अंत्योदय लोगों के पास तक पहुंचे, चाहे वो आवास का अधिकार हो, चाहे शिक्षा पाने का अधिकार हो, चाहे वो सड़क का अधिकार हो। इसमें गरीब से गरीब लोगों को फायदा मिलता है। और जब गरीबों तक नीतियां प्रभावित होंगी और जब उनका आर्थिक कल्याण होगा, तो जब आर्थिक कल्याण होगा तो स्वाभाविक है कि वहां पर आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी, और जहां पर आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो रही है वहां पर सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना होगी ही।
तो इसमें ये पूछ रहा है कि किसने ये कहा था कि इसका उद्देश्य है आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो ये बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था। तो इसका ए हो जाएगा, ए होगा, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना उद्देश्य है, ये बात अम्बेडकर के द्वारा कही गई थी। तो इसका ए होगा। अगला देखिएगा, अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य के निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये तो सही है, हमने बताया ही कि आयरलैंड के संविधान से है। इन्हें संविधान के भाग 5 में शामिल किया गया है, ये गलत है। ये भाग 4 में शामिल है, ये भाग 4 में शामिल है, 5 में शामिल नहीं है। इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। अगर राज्य की नीतियां गरीब से गरीब जनता को प्रभावित कर रही हैं और उनका आर्थिक कल्याण हो रहा है तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो ही रही है। सरकार का उद्देश्य ही होता है कि जो भी नीतियां बनाई जाएं, जो भी चीज़ें लागू हों, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर गरीबों तक उनकी नीतियां प्रभावित कर रही हैं तो सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। और ये तभी संभव होगा जब लोगों का आर्थिक कल्याण होगा और सामाजिक कल्याण होगा। तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना है। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस या वेलफेयर की बात है, सोशल और इकोनॉमिकल तो है इसमें। इसका तीसरा भी सही है, राज्यों की ने अनिवार्यता लागू करना होता है। तो अनिवार्यता नहीं है, राज्य सरकार कल्याणकारी योजना बनाने के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं है। संविधान कहता है कि राज्य सरकारों को कल्याणकारी योजना बनानी चाहिए जिससे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। लेकिन संविधान ये नहीं कहता है कि आप ऐसे नियम बनाने के लिए बाध्य है या अनिवार्य है आपको बनाना, ये गलत है। सब तत्व गांधीवादी विचारधारा से लिए गए नहीं, सब तत्व सिर्फ गांधीवादी विचारधारा से नहीं है, बौद्धिकतावादी से भी है, गांधीवादी से भी है और दर्शनवादी से भी है। तो ये कह दिया जाए कि सारी की सारी गांधीवादी विचारधारा है, नहीं। हाँ, आप ये आर्टिकल 40 को, 43 को, इन सब को कह सकते हैं, लेकिन सारे आर्टिकल को 36 से लेकर के 51 तक इसमें बौद्धिकतावादी भी है, दर्शनवादी भी है, समाजवादी भी है और गांधीवादी सब व्यवस्था इसमें है। तो अकेले गांधीवादी विचारधारा नहीं है। देश का शासन या राज्य का शासन सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा से चलने वाला नहीं है, चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे अम्बेडकरवादी हो, चाहे नेहरूवादी हो, एक की विचारधारा यहाँ पर नहीं है। क्योंकि भारत विविधता से भरा हुआ है, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के हैं, अलग अलग मतलब महिला हैं, पुरुष हैं, सभी लोग हैं। तो एक विचारधारा हो ही नहीं सकता भारत में। तो देखिए आयरलैंड के इसमें पूछ रहा कौन सही है, सही ढूंढना है। तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। इन्हें भाग 5 में नहीं, भाग 5 में नहीं है बल्कि भाग 4 में, तो गलत हो गया। इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना, बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा सही है। राज्य को इन्हें अनिवार्यता कह रहा है, अनिवार्यता लागू नहीं है, लागू कर सकते लेकिन अनिवार्यता नहीं है, तो ये गलत है। सब तत्व गांधीवादी विचारधारा से, ये भी गलत है। तो 2 गलत है, 4 गलत है, 5 सही कौन है? तो आप बताएंगे पहला सही है और तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। तो इसका डी हो जाएगा, इसका डी होगा। 5वां इसलिए गलत है क्योंकि कह रहा है कि सिर्फ गांधीवादी विचारधारा है, नहीं, इसमें बौद्धिकतावादी भी है, समाजवादी भी है, दर्शनवादी भी है, तो ये गलत हो जाए। अनिवार्यता लागू करना है, ये भी गलत है। संविधान के भाग 4 में है, तो 3 तो गलत हो गए, 2, 4, 5 पहला और तीसरा सही है, ये आपका आंसर डी सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निषेध सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो 40 में है, ये तो मूल संविधान में। गौ हत्या प्रतिबंध 48 में है, ये भी मूल संविधान में है। निःशुल्क विधिक सहायता, ये आप कह सकते हैं 39A में है या 39 का में है, और इसके लिए 42वां अमेंडमेंट किया गया था, और 42वां अमेंडमेंट जो किया गया था 1970
6 में किया गया था। और जो समान नागरिक संहिता है ये 44 में है। और गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे लागू किया है। और उत्तराखंड में पुष्कर धामी गवर्नमेंट ने भी इसे लागू करने की बात कही है, अभी फाइनली लागू नहीं हो पाया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि निषेध सिद्धांत कौन सा ऐसा निषेध सिद्धांत है जो बाद में जोड़ा गया। तो देखिए जिसमें ABCD आ जाए तो आप समझ लीजिएगा वो बाद में जोड़ा गया। ये तो 40 है, पहले से ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है, गोहत्या प्रतिबंध और मुफ्त और निःशुल्क सहायता, ये बाद में जोड़ा गया है। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 42वां। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तो पहले से ही थे 44 में, इसका थर्ड होगा। मुफ्त और निःशुल्क कानूनी सहायता की जो बात की गई है वो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। इसमें कहा गया है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, यहाँ तक कि सवर्ण भी जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिनकी आय 50,000 से साल में कम है, ऐसे लोग मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। तो इसकी चर्चा थर्ड में है, तो इसका C हो जाएगा। C ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसको देखना है आपको कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, देखिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल संविधान है, और मूल संविधान आपका ये इम्पॉर्टेंट है, मूल संविधान जो आपका है वो उसने तो मौलिक कर्तव्य की बात की नहीं थी। मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा है वो बाद में की गई है और मौलिक कर्तव्य ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य के बारे में पता होता है तो उस देश का जो संविधान है वो मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ता है, अर्थात परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार क्या है ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ अगर हम लोगों को अपने कर्तव्य के बारे में भी पता हो तो हमारा देश कर्तव्य को जानता है, लोग जानते हैं कर्तव्य के बारे में, तो मौलिक अधिकार प्राप्त करना हमारे लिए आपके लिए और भी आसान हो जाता है। तो हम सिर्फ नागरिक ही नहीं बल्कि हम जिम्मेदार नागरिक माने जाएंगे। और जिम्मेदार नागरिक इंसान तभी बन पाएगा जब वो मौलिक कर्तव्य के बारे में जानता होगा। तो अधिकार क्या है ये तो हमें जानना ही है। और अगर हमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य के बारे में भी अगर पता हो तो हम और हमारा देश मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, परिपक्वता की तरफ जाएगा। हालांकि बड़ी बात है और इसको मूल संविधान में संविधान विशेषज्ञ भूल गए थे, लेकिन बाद में इसको जो है जोड़ा गया है। और इसको जोड़ा जो गया है वो भाग 4A में जोड़ा गया है, भाग 4A में जोड़ा गया है। और इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन करके भाग 4A को जोड़ा गया और एक आर्टिकल बना दिया गया। 51A लाया गया था, 51 ये ला दिया गया है, जोड़ दिया गया। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, एक चीज़ ये भी आपको क्लियर कर देते हैं, ये केवल मौलिक कर्तव्य के लिए नहीं थी। आपने सुना होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो छोटा संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। तो उसका जो गठन किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो आप बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हुआ था। तो उसी 42वें संविधान संशोधन में आप कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी को भी लाया गया है। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक नया पार्ट जोड़ दिया गया 4A और आर्टिकल जो है 51A 51 जोड़ दिया गया है। और एक बार फिर इसमें संशोधन किया गया था और उस समय 1976 में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 1976 में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को लाया गया था और ये देश के नागरिकों को दिया गया है। और बाद में 86वां संविधान संशोधन करके
86वां संविधान संशोधन करके 2002 की बात है, 2002 की बात है। इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए और इसमें एक के जोड़ दिया गया है। अब टोटल जो है मौलिक कर्तव्य वो 51A में नहीं है। अब टोटल मौलिक कर्तव्य जब 11वां जोड़ दिया गया है तब ये आर्टिकल 51A के हो गया है, ए के हो गया। तो आज ये 51A के में शामिल है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसमें ये कहा गया है कि गार्जियन का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं वो विद्यालय भेजें। तो गार्जियन बच्चे को पढ़ाएगा, ये उसका मौलिक कर्तव्य है, और बच्चा शिक्षा पाएगा, ये उसका मौलिक अधिकार है। तो 11वां यहाँ पर जोड़ा गया, 51A में जोड़ा गया है और इसको न्यायालय योग्य नहीं रखा गया है। जो मौलिक कर्तव्य है ये न्यायालय से बाहर रखा गया है। और ये मौलिक कर्तव्य किसको दिया गया, तो आप बताइएगा, देश के नागरिकों को दिया गया है। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर लाया गया था। तो इसमें अब ये पूछ रहा है कि जो इसकी हिस्ट्री रही है वो मैंने आपको बता दिया है। मूल संविधान में नहीं था, 76 में आया है और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था और अभी तक मौलिक कर्तव्य को लेकर 2 बार संशोधन हुए। पहली बार तो संशोधन करके लाया गया था, दूसरी बार 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आज 11 है और उस समय 76 में 10 थे और इस समय 2 आर्टिकल हो गया, 51A के हो गया है, भाग 4A हो गया, न्यायालय से अलग रखा गया है। इसका जो फायदा है, जिस देश के नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ अगर कर्तव्य के विषय में पता हो तो वह देश या उस देश का संविधान मैच्योरिटी की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ता है और उस देश का नागरिक सिर्फ नागरिक नहीं होता बल्कि जिम्मेदार नागरिक होता है और होना भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला ये है राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। आवाहन करने पर राष्ट्र को सेवा को समर्पित करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। हमेशा अपने हृदय में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्व हमारे अंदर होने चाहिए। सामाजिक सुधार का प्रयास करना है, तो सामाजिक सुधार के प्रयास की चर्चा यहाँ पर नहीं है। ये तो आप कहेंगे निश्चित तत्वों में है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध और धरोहर के महत्व को समझना है, तो ये तो नीतियों में शामिल है। ये आपका गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही। तो मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मौलिक कर्तव्य है, तो आप बताइएगा। पहला है राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना है, पहला सही है। आवाहन करने पर राष्ट्र को सेवा को समर्पित करना, ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है, ये भी सही है। अपनी साझा संस्कृति और धरोहर के महत्व को हमें पहचानना है, उसका संरक्षण करना है, ये भी हमारा सही है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो थर्ड आप इसको सही करें, क्योंकि सामाजिक सुधार की बात इसमें नहीं, समरसता की बात है, भाईचारे की बात है। लेकिन सामाजिक सुधार की बात आप निश्चित तत्वों में पाएंगे या प्रस्तावना में पाएंगे, इसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 1976 में जो कि सोवियत संघ से लिया गया था, उस समय सोवियत संघ इसको कहते थे, रूस को सोवियत संघ से लिया गया था। तो उस समय सोवियत संघ में से जब लिया गया था 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 11 है। तो इस समय हमारे पास मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां जो बताया गया है वो हमने अभी बताया ही था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिरक्षक या पिता बच्चों को स्कूल भेजे, क्योंकि अभिरक्षक या गार्जियन पिता बच्चे को भेजेगा, उसकी ड्यूटी है और बच्चा शिक्षा पाएगा, उसका फंडामेंटल राइट्स है। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है और मौलिक कर्तव्य आप बताएंगे 51A में है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो इस समय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो बता दीजिएगा, 11 है। और मूल संविधान जो 76 में था शुरुआत में वो 10 था, एक ही बढ़ा है इसमें और एक आर्टिकल इसमें के को बढ़ा दिया गया है।
और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था पर्टिकुलर के लिए, तो आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन किया गया था। और कब की बात है? 2002 की बात है। और 51A के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहाँ पर जो प्रिम्बल्स है, प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंद्रपेश, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बात प्रस्तावना में भी किया गया है। ये तो सही है। संविधान के किस भाग से इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? तो प्रस्तावना में है, निश्चित तत्व में भी है, और आप कहेंगे कि मूल अधिकार में भी है। तो देखिए इसमें जैसे आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 जो है मौलिक अधिकार, इसमें ये कहा गया है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सभी लोग क्या है? बराबर है, सबको फॉलो करना हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो अगर कानून के हिसाब से शासन चल रहा, कानून को सभी लोग मान रहे हैं, अमीर गरीब राजा रंग सभी लोग, शेर बकरी सभी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, तो यही तो समाजवाद है। इसके अलावा आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव निषेध की बात की गई है 15 में। तो चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप किसी घर के रहने वाले हों, चाहे आप किसी जाति के हों, चाहे आप पुरुष हो महिला हो, कहीं के रहने वाले हों, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जहाँ पर भेदभाव ना हो वो भी समाजवाद है। और अगला है आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, जहाँ पर सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिल रहा है। तो समान रूप से अवसर अगर मिल रहा है सभी लोगों को, हर जाति हर धर्म के लोगों को, पुरुष महिला सबको मिल रहा है, ये भी तो आप समाजवाद कह सकते हैं। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, यही तीनों मिलकर 14, 15, 16, यही तीनों मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं? समाजवाद का निर्माण कर रहे हैं। तो समाजवाद ये जो निर्माण हो रहा है 14, 15, 16 में, ये क्या है? 14, 15, 16 निश्चित तत्व या मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार, ये तो पहला सही हो जाएगा। और हमने बताया था कि निश्चित तत्व जो भी लाए जाते हैं, तो जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो राज्यों द्वारा नीति बना करके शासन किया जाता है, तो राज्य सरकारों के शासन का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का कल्याण करना। और राज्य सरकार की जो नीतियां होती हैं अमीरों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं या गरीबों को जो कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग है उनको फ़ायदा पहुंचाती हैं, उनके लिए काम करती हैं। तो जब गरीब वर्ग समाज की मुख्य धारा में आएगा तो उसका कल्याण होगा, असमानता होगा। तो निश्चित तत्व में भी तो समाजवादी विचारधारा है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो निश्चित तत्व लाया गया है वो सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र दोनों को स्थापित करने के लिए लाया गया है। तो निश्चित तत्वों में भी समाजवाद पाया जाता है और मौलिक अधिकार में भी समाजवाद पाया जाता है। और प्रस्तावना में तो सोशल जस्टिस या इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की गई है। तो इसमें मूल अधिकार भी हो जाएगा, निश्चित तत्व भी हो जाएगा। जिसका जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, सी होगा, सी इसका आंसर थर्ड होगा। समाजवाद अधिकार में भी है, निश्चित तत्व में भी है, सी होगा। अगला देखिएगा आर्टिकल 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा राज्य का निश्चित तत्व है? निम्न में से कौन सा राज्य का निश्चित तत्व है? राज्य के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता नहीं करेगा, राज्य के किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समानता नहीं करेगा। ये तो आर्टिकल 14 है। और आर्टिकल 14 में तो मौलिक अधिकार है। ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव, ये आर्टिकल 15 है।
ये तो मौलिक अधिकार हो गया। राज्य की अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय है। तो राज्य की अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। तो अस्पृश्यता जो दिया गया वो आर्टिकल 17 में दिया गया है, 17 में है, ये भी मौलिक अधिकार है। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करेगा, ये आर्टिकल 49 में दिया गया है। तो राज्य सरकार राष्ट्रीय स्मारकों का, राज्य सरकार राष्ट्रीय स्मारकों का, राष्ट्रीय वस्तुओं का, राष्ट्रीय मैदानों का संरक्षण करेगी, वो आर्टिकल 49 में दिया गया है। तो जो निषेध तत्व है वो 36 से लेकर 51 तक है। तो इसका मतलब है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा राज्य का निषेध तत्व है। तो 14 तो मौलिक अधिकार है, क्योंकि विधि की समझ समानता, ये 14 है, मौलिक अधिकार हो गया। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये 15, ये भी मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता 17 में है। तो ये आपका निषेध तत्व सिद्धांत पूछ रहा है, तो चौथा ऑप्शन सही है। चौथा सही है क्योंकि ये किस आर्टिकल में है, 49 में है। तो डी होगा इसका डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें ये कह रहा है कि मूल अधिकारों और निषेध तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है। जैसे जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें लोगों को, नागरिकों को मूल अधिकार मिला और नीतियों को लागू करने वाले सिद्धांत राज्यों को मिल गए। लेकिन शुरुआत में जब मौलिक अधिकार और निषेध तत्व सामने आमने हुए तो पहली बार वो मामला जो था चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य का था। और ये जो मामला था वो आप बताएंगे, ये मामला 1951 का था। तो 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य में मूल अधिकार को अधिक महत्व दे दिया, मूल अधिकार को अधिक महत्व दिया गया और निषेध तत्वों को कम महत्व दिया गया। लेकिन बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो नीति से तत्व को, नीति निर्देशक तत्व को महत्व ज़्यादा दे दिया गया और मूल अधिकार को महत्व कम दिया गया। फिर मिनर्वा मिल्स का मामला आया था, मिनर्वा मिल्स का मामला जो आया था, तो मिनर्वा मिल्स का मामला 1980 में आया था। तो इसमें ये कह दिया गया था मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भी महत्वपूर्ण है, निषेध तत्व ये भी महत्वपूर्ण है, और दोनों जब आमने सामने होंगे तो ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात इसमें कम कौन है, ज़्यादा कौन है, ये उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार को भी महत्व दे दिया गया है, निषेध तत्व को भी महत्व दे दिया गया है। अब इन दोनों में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिस केस में, उसे वरीयता ज़्यादा दे दी जाएगी। हालांकि इसमें ये पूछ रहा है कि मूल अधिकार एवं निषेध तत्वों में विवाद का पहला मामला, अर्थात नीति निषेध तत्व को लेकर और मौलिक अधिकार को लेकर दोनों आमने सामने मामले कब हुए थे। तो पहली बार 1951 में मामला आया था, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य का था, 1951 में था। 37 को पढ़ा गया था और 37 को पढ़ करके ये कहा गया था कि मूल अधिकार पहले है और निषेध तत्व बाद में है। हालांकि बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके समाजवादी विचारधारा को जोड़ करके निषेध तत्वों को, पलड़ा को भारी कर दिया गया था, मूल अधिकार को कम कर दिया गया था। फिर मिनर्वा मिल्स का मामला 1980 में आया तो उसमें दोनों के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है और ये कह दिया गया कि निषेध तत्व ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आप खुद सोचिए, अगर राज्य सरकार की नीतियाँ कल्याणकारी हैं तो मौलिक अधिकार हमारा अच्छा है। अगर नीतियाँ राज्य सरकार की लोगों को, गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, महिला को, पुरुष को, सबको फायदा पहुंचाने वाली हैं तो मौलिक अधिकार हमारा बना हुआ है, मजबूत है। और अगर राज्य सरकार की नीतियाँ हमारे अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट जाके काम कर रही हैं तो हमारा मौलिक अधिकार मजबूत नहीं हो रहा, फिर कमज़ोर हो रहा है, तो फिर वहाँ पर समस्या हो ही जाती है। और मैंने आपको बताया कि इसको इसलिए लाया गया निषेध तत्व को कि ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। अब कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट कब होगा? जब नीतियाँ उनकी बेहतर होंगी, लोगों का कल्याण होगा, भला होगा, लोग
समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे, तो मुख्य धारा में तभी तो आ पाएंगे जब हमारा मौलिक अधिकार बना रहेगा। अगर मौलिक अधिकार नहीं बना रहेगा तो फिर ऐसा कुछ होना भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह पर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार और निषेध तत्व किस मामले में आमने सामने पहली बार आए थे? तो 1951 में चंबकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज। इसका ए हो जाएगा, पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में आपको देखना है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के निषेध तत्वों में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के निषेध तत्वों में शामिल नहीं है? इसमें पूछ रहा कि कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। तो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये तो धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता तो आर्टिकल 25 में दिया गया है। 25 तो मौलिक अधिकार है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A में है, 39A में है, ये निश्चित तत्व है। कामगारों के लिए, वर्कर्स के लिए निर्वाह मजदूरी, ये आप बताएंगे 43 में है, 43 में दिया गया है, 43 में है। और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा, तो वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा ये आप बताएंगे 49 में है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन एक राज्य किसी तत्व में शामिल नहीं है? तो ये पहला ही शामिल नहीं है, पहला जो है ये इसमें शामिल नहीं है। धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता ये 25 में है, ये मौलिक अधिकार में है। तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। बाकी ये सब नीति निषेध तत्वों में आते हैं, शामिल किए गए हैं। तो ये तीनों सही है, पहला गलत है, ये सही है, ये निषेध सिद्धांत में नहीं, ये मौलिक अधिकार में शामिल है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। राज्य के निषेध तत्व, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर किया जाता है। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन ऐसा संविधान विशेषज्ञ था जिसने ये बताया है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार देय होगा, भुगतान किया जाएगा। तो केटी शाह जी ने कहा था। तो इसका जो हो जाएगा केटी शाह, केटी शाह ने कहा है, केटी शाह ने कहा है। और देखिए उन्होंने इसलिए कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार देय होगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे और हमने अभी पहले आपको बताया भी था कि जैसे सारे राज्य के कानून एक जैसे तो होते नहीं हैं, सब राज्य के संसाधन एक जैसे है नहीं। किसी राज्य की जनसंख्या अधिक है, संसाधन कम है, किसी राज्य की जनसंख्या कम है, संसाधन अधिक है। तो सारे राज्य अपने अपने संसाधनों के हिसाब से कानून का निर्माण करते हैं। तो जिसके पास जैसे सोर्सेज होंगे उसी तरीके से कानून बनाया जाएगा, उसी तरीके से व्यक्ति का कल्याण किया जाएगा। तो इसीलिए कह दिया गया है भाई, जैसे जो गोवा का मुख्यमंत्री है वो अपने लोगों के लिए जो कर सकता है, शायद वो बिहार या उत्तर प्रदेश या राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने लोगों के लिए उस तरीके से कल्याणकारी योजना ना ला सके, क्योंकि सबके राज्य के संसाधन एक जैसे नहीं है, जनसंख्या भी एक जैसी नहीं है, जातियाँ भी, विचारधारा भी एक जैसी नहीं है। तो जिसके पास जैसे संसाधन होंगे, जैसी जनसंख्या होगी, जैसे विचार होंगे, उसी के आधार पर ये लाए जाएंगे। तो ये बात किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होगा, दिया जाएगा। ये इशारा जो किया गया था केटी शाह के द्वारा, पहला सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और उसमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वाद, कौन सा मामला मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ, मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। केशवानंद का जो मामला था 1973 में था, 1973 में, ये तो मौलिक अधिकारों को लेकर के था। इसमें बुनियादी ढांचे की बात हुई थी, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, बुनियादी ढांचा।
की बात हुई थी। मिनर्वा मिल्स का मामला जो था 1980 में था। ये भी मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकार। और जो गोलकनाथ पंजाब का मामला है, पंजाब राज्य का, ये 1967 में है। ये भी मौलिक अधिकारों के संशोधन को लेकर के सीमित कर दिया गया था। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये भी मौलिक अधिकार, ये दोनों भी मौलिक अधिकार से है। तो जो राम शरणवाद का मामला है, ये मौलिक कर्तव्य से लेकर था। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यही एक ऐसा है इस ऑप्शन में जो मौलिक कर्तव्य की तरफ इशारा कर रहा। बाकी केशवानंद, मिनर्वा मिल्स या गोलकनाथ पंजाब राज्य, ये आप बताएंगे फंडामेंटल राइट से संबंधित मामले हैं। तो इसका डी हो जाएगा, डी होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इसमें ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें आपको ये ढूंढना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना है। हमारा जो आदर्श है वो तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा। तो ये तो हमारा पहला ही कर्तव्य है कि राष्ट्रगान का आदर करें, तिरंगे झंडे का सम्मान करें। जन संपत्ति के संरक्षण की बात है, ये भी मौलिक कर्तव्य है कि जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो संपत्ति है, उसको हम लोग संरक्षित रखेंगे। हमारा सबका ये फंडामेंटल राइट्स है। जन निर्वाचनों में मतदान करना, ये जो जन निर्वाचनों में मतदान करना है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये विधिक अधिकार है, ये विधिक अधिकार है। मतदान करना ये कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, ये कर्तव्य नहीं है। और इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिया गया था, जोड़ा गया था। तो मतदान करना ये विधिक अधिकार है, 326 में दिया गया है। जो वयस्क मताधिकार है, तो वयस्क मताधिकार आप बताएंगे, वयस्क मताधिकार ये विधिक अधिकार है। और ये आपको बताना है किस में दिया गया है, 326 में दिया गया है। बाकी वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसमें पूछ रहा है कि संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये पहला है तिरंगे झंडे का सम्मान करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी का संरक्षण करेंगे, ये भी है। और हमारे अंदर ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जो वैज्ञानिक सोच हो, तर्कवादी हो, जिससे हमारा उत्कर्ष हो। तो हम उत्कर्ष की ओर बढ़ने वाली विचारधारा अपने हृदय में साथ में लेकर के चलेंगे। हमारे देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन मतदान करना ये हमारा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये विधिक अधिकार है। वयस्क मताधिकार ये विधिक अधिकार है, 326 में है। और इसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में वयस्क मताधिकार, ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान की आयु को घटा करके 21 वर्ष से कितना कर दिया था, 18। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और इसमें पूछ रहा है कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मतदान करना ये हमारा अधिकार है और वो भी विधिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। तो भारत की संप्रभुता जो सोवर्जिनिटी है और यूनिटी, अखंडता, तो एकता और अखंडता पर धारित और रक्षित करना ये प्रावधान है। इसमें ये कहा जा रहा है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता को हम रक्षा करेंगे। ये किस में दिया गया है? संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की बात ये आप बताएंगे। देश की रक्षा करना, अखंडता की रक्षा करना, संप्रभुता की रक्षा करना, वो आप कह सकते हैं ये मौलिक कर्तव्य है हमारा। तो देश के समस्त नागरिकों का ये कर्तव्य है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें। ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है, ये तीसरे नंबर का तीसरा मौलिक कर्तव्य है। और तीसरा मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा की जाए। तो ये आप बताएंगे
डी होगा, मौलिक कर्तव्य है ये। अब रक्षा करने की बात हो रही है तो इसलिए मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो हमने बताया कि रूस से लिया गया है। और कब लिया गया, 1976 में। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन, 42वां एक नया पार्ट जोड़ा गया था, भाग 4A जोड़ा गया था, आर्टिकल एक नया जोड़ दिया गया था 51A, और एक कमेटी बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर बना, क्योंकि स्वर्ण सिंह कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसके सिफारिश पर पूरा 42वां संविधान संशोधन किया गया है। उस समय कुल मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 51A पहले से था, उसमें के जोड़ दिया गया है। और फिर उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसकी चर्चा हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो देश की रक्षा करना, एकता अखंडता की रक्षा करना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है, डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति, तो आप बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था से है। आयंगर समिति जो है ये केंद्र से जुड़ी हुई समिति है। स्वर्ण सिंह समिति आप कह सकते हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और इसी की सिफारिश पर हमने पिछले क्वेश्चन में बताया ही है कि भाग 4A जोड़ दिया गया है। तो भाग 4A जोड़ दिया गया है, आर्टिकल 51 ये जोड़ दिया गया, और रूस से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति थी। तो इसका थर्ड हो जाएगा, थर्ड। तो देखिए इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और खास करके जो फंडामेंटल ड्यूटी है, आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। DPSP से अभी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से, फंडामेंटल ड्यूटी से आता है। तो इन दोनों को लाने के पीछे अपने अलग अलग कारण है, और दोनों देश के नागरिकों से ही जुड़ा हुआ है। जो निषेध तत्व है ये राज्य को दिया गया है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये आप बताएंगे देश के नागरिकों को दिया गया है। लेकिन दोनों में न्यायालय को इससे बाहर रखा गया है। यहाँ पर परमादेश या प्रतिषेध या उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा जैसे प्रावधान यहाँ पर नहीं लागू किए जाएंगे। तो आशा हम यही कर सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।